नमस्कार। आज कई दिनों बाद मैं एक बार फिर अपराध की एक और घटना लेकर आपके सामने आया हूं। आज की घटना बिल्कुल हालिया है। आज का वाकया एकदम हालिया, हाल फिलहाल का है। प्रदेश है राजस्थान और जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक थाना है पारसोला। पारसोला थाने पर 27 जुलाई को शाम को मुंगाड़ा टांडा गांव के कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने थाने को ये सूचना दी कि गांव के सूरजमल, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और एक बेटी 2 दिन से अपने घर पर नहीं हैं। उस घर में यही 3 लोग रहते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो घर पर नहीं हैं। उनके कहीं आने जाने का भी कोई पता नहीं है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत गांव में आई। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सूरजमल के 2 बेटे वहीं पास में अलग अलग मकानों में रहते थे, उनसे भी पूछताछ की। कोई सुराग नहीं मिला, कहीं जाने का पता नहीं लगा कि ये सब पूरा परिवार लेकर सूरजमल कहीं गया हो। कुछ नहीं पता लगा। पुलिस ने घर खोल के और रोशनी में जो चीज देख सकती थी वो देखी। कोई अव्यवस्था या कोई ऐसी बात पुलिस को नहीं मिली। पुलिस वापस थाने पर लौट गई। सुबह फिर गांव के कुछ जिम्मेदार लोग थाने पर गए और उन्होंने कहा, साहब इसकी अच्छी तरह से तहकीकात की जाए, इसमें कुछ बात गड़बड़ सी लग रही है। पुलिस अगले दिन फिर आई 28 जुलाई को और उसने वो फिर एफएसएल की टीम लेके और सूरजमल के गांव के घर में पहुंची। घर में पुलिस ने अपना ताला, रात में जब आई थी तो लगा दिया था, ताला खोला, भीतर गए। एफएसएल ने बारीकी से पूरे घर का जब मुआयना शुरू किया तो आंगन में खून के बहुत ढेर सारे धब्बे ऐसे मिले जिन्हें अच्छी तरह से साफ तो किया गया था, लेकिन सैंपल्स में वो ब्लड साफ मालूम दे रहे थे। पुलिस को और डॉग स्क्वाड बुलाया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने भी ये मान लिया कि कोई अनहोनी इस परिवार के साथ हुई है। पुलिस ने अपने थाने का रिकॉर्ड एक बार जब खंगालना शुरू किया, लोगों ने बताया कि साहब इसने अभी हाल में 3 साल पहले शादी की थी। उस शादी को लेकर गांव में बड़ा विरोध था और ये कई बार थाना पुलिस कर चुके थे, तो थाने में कुछ न कुछ इसका रिकॉर्ड होगा। गांव वालों ने ये भी बताया कि इसका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि ये जोधपुर हाई कोर्ट भी गया था। पुलिस ने अपने थानों के रिकॉर्ड्स को जब चेक किया तो ये पता लगा कि पति पत्नी दोनों ने 1 साल पहले पारसोला थाने पर अपने बेटों की शिकायत की थी। उसके 3 बेटे थे, कन्नीराम, मन्नीराम और दयाल राम। दयाल राम विदेश में था, कन्नीराम और मन्नीराम गांव में ही अपने अलग मकानों में रहते थे। पुलिस ने कन्नीराम और मन्नीराम इन दोनों को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया। थाने पर आने के बाद फिर जैसे लोग अपना कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी ऐसी बात, कभी वैसी बात, लेकिन बार बार की पूछताछ में वो कि कितने बजे अंतिम बार देखा, कहाँ देखा, कब लास्ट बात हुई थी, हुआ क्या था पंचायत में, सारी बातें जब पूछी तो बहुत ढेर सारे कंट्रडिक्शंस उनके बीच में आ गए। पुलिस ने उन दोनों को उनकी खातिरदारी शुरू की। बहुत देर तक वो टिक नहीं पाए और पूरी बात बता दी।
दोनों बेटों ने ये बताया कि हाँ साहब, हम लोगों ने अपने पिता सूरजमल, पत्नी लच्छो देवी, बहन, इन तीनों की हत्या करके और करीब 2 किलोमीटर दूर नहर के निकट में पत्थर बांधकर फेंक दिया है। 28 तारीख को टांडा गांव से 2 किलोमीटर दूर इन दोनों भाइयों को लेकर पुलिस गई और वहां पर वो जगह पूछी जहां पर पत्थर बांधकर तीनों के शव फेंके गए थे। पुलिस ने तीनों शव बरामद कर लिए। बेटी और मां को एक साथ बांध के 50 किलो का पत्थर लपेट के उन्हें फेंका गया था, इसीलिए वो ऊपर डेड बॉडीज नहीं आई। अपने पिता को, सूरजमल को, उन लोगों ने 50 किलो के एक पत्थर से बांधकर वहीं एनीकट में फेंक दिया था। उसकी भी लाश बरामद हो गई। महिला लच्छो देवी वो एडवांस स्टेज की प्रेग्नेंट थी, यानी कुल 4 जीवों की हत्या हो चुकी थी। पुलिस ने बरामद किया लाशों को और उन्हें सील किया। सील करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में यह आया सामने कि 5 साल पहले सूरजमल के पहली पत्नी की मौत हो गई थी। गांव वालों ने उस पत्नी की मौत को भी संदिग्ध बताया और ये कहा कि पत्नी के मरने के साल भर बाद ही सूरजमल ने अपनी विधवा मामी, रिश्ते में लगती होंगी या वैसी होंगी, अपनी विधवा मामी से शादी कर ली। चित्तौड़गढ़ में आर्य समाज के मंदिर में, और उसे लेकर घर आ गए। सूरजमल को पहली पत्नी से 3 बेटे थे ही पहले से, और शादी के बाद दूसरी पत्नी से बेटी हुई। जैसे ही वो शादी करके घर लौटे, गांव में बवाल हो गया। मामी से कैसे शादी कर सकता है, कैसे रख सकता है, समाज के लिए ये बात है वो बात है। मामा और भांजे की का रिश्ता बड़ा पवित्र माना जाता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। गांव वालों ने ये अल्टीमेटम दिया कि भाई ये बात गलत है और आपको अगर रहना ही है, आपने मामी से शादी की है, तो गांव छोड़ के दूसरे गांव में बस जाइए। सूरजमल ने कहा कि नहीं, मेरा घर है, मेरा गांव है, मैं यहीं रहूँगा। शादी किससे करूँगा ये मेरी मर्जी है। जब वो नहीं माना तो गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। सभी लोग आए। पंचायत में तो सभी को मौज लेनी होती है, और पंचायत ने एक राय होकर इस दंपत्ति पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। 11 लाख का जुर्माना गांव के किसी व्यक्ति पर, आप समझ ही सकते हैं कि ये आर्थिक दंड कितना बड़ा है और किस परपज से लगाया गया होगा। सूरजमल ये बार बार कहते रहे कि जब पैसा होगा तो मैं दंड, समाज का दंड है, मैं दे दूंगा। अभी मेरे पास 11 लाख रुपए नहीं है, मैं बिल्कुल दूंगा। फिर जब कभी वो बाजार या कहीं और जाता था, पहला काम तो किया, उसको बिरादरी से निकाल दिया कि किसी की शादी में, किसी के ब्याह में, किसी के फंक्शन में, किसी सामाजिक फंक्शन में इसको नहीं बुलाया जाएगा। इससे जो रिश्ते होते हैं, सामाजिक रिश्ते गांव के, वो विच्छेदित कर दिए गए, सब तोड़ दिए गए कि न इसके यहाँ किसी फंक्शन में कोई जाएगा, न इसको किसी फंक्शन में बुलाया जाएगा। उसने कहा ठीक है, नहीं जाऊंगा, नहीं किसी को बुलाऊंगा। फिर 11 लाख का जुर्माना लगाया गया। उसने कहा जब होगा तब जमा कर दूंगा। उसके इस अड़ियल रवैये के कारण
पूरा गांव उससे और नाराज होता चला गया। जब भी वो बाहर बाजार में या कहीं जाता था तो पत्नी से लोग उसको ताने मारते थे और ये कहते थे कि पैसे नहीं दे पा रहा है, गांव छोड़ के चला जा। पत्नी को भी कहते थे और इसको भी कहते थे। उसने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, गांव में ही रहूंगा। फिर धीरे धीरे लोगों का दबाव बनता गया कि गांव छोड़ दीजिए, तब भी नहीं छोड़ा। पूरा गांव इकट्ठा होके थाने पर पहुंचा और थाने पर यह शिकायत की कि पंचायत के फरमान को ये नहीं मान रहा है। पुलिस दो में से एक काम करा दे, या तो 11 लाख रुपए का जुर्माना भरवा दे या फिर इसको गांव से निकाल दे। पुलिस ने दंपति को थाने पर बुलवाया, उसे समझाया कि समाज से बैर लेके रहना मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है, सब बातें बताई गई। लेकिन उसने कहा कि नहीं साहब, मैं तो गांव में ही रहूंगा और पैसा इनको दूंगा, धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हूं, जैसे पैसा इकट्ठा होगा मैं दे दूंगा। इसके बाद इसे शक हो गया कि मेरे दोनों लड़के मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो भी गांव वालों से मिल गए हैं। एक दिन अपनी पत्नी को लेकर तहसील गया और सारी जितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वो सब अपनी पत्नी के नाम लिखवा दी। बेटों ने बयान में बताया कि साहब जब पूरी प्रॉपर्टी भी चली गई, इज्जत भी चली गई, गांव में हम लोगों की मर्यादा खत्म हो गई, लोग हम लोगों को भी ताने देने लगे, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम दोनों भाइयों ने मिलकर घर में ही अपने पिता, सौतेली माता और सौतेली बहन तीनों को मार दिया। मारने के बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए दोनों को 50-50 किलो पत्थर में बांध के और करीब 30 फीट गहरे एनीकट में फेंक दिया और इसीलिए शव ऊपर नहीं आया। जब पुलिस वालों ने बुलाकर उसे समझाने की या उस पर दबाव डालने की या उससे बात करने की कोशिश की कि तुम चले जाओ, तो सूरजमल उसने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा और सभी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, पुलिस भी मुझे परेशान कर रही है। वो 2021 में जोधपुर के हाई कोर्ट में चला गया और उसने हाई कोर्ट से अपने सुरक्षा की गुहार लगाई। कोर्ट ने 2021 में प्रदेश के गृह सचिव, प्रतापगढ़ जिले के एसपी, धारियावद और पारसोला के एसएचओ सहित 15 लोगों को पाबंद तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इनको निर्देश दिए कि ये पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, इन्हें किसी तरह से कोई तंग न करे, न पुलिस न ही पब्लिक के लोग। गृह सचिव को भी चूंकि पार्टी बनाया गया तो गृह सचिव ने डीजी को बताया, डीजी ने एसएसपी को लिख दिया कि हाई कोर्ट का ये आदेश है, इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। लेकिन दंपति फिर गई कि नहीं साहब, कोर्ट के आदेश के बाद भी ये हमको परेशान कर रहे हैं। तभी उसने अपने दोनों बेटों के खिलाफ एक दरखास्त, कोर्ट के आदेश को न मानने वाली दरखास्त थाने पर दी थी, जिसके आधार पे उन दोनों बेटों को बुला के पूछताछ की गई थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि ये दोनों भी धमकाते हैं, पूरा गांव धमकाता है कि गांव छोड़कर चली जाओ वरना तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हें गांव से मारपीट कर बाहर निकाल लेंगे, जिस पर हाईकोर्ट ने ये आदेश किया था। दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब चूंकि लाश बरामद हो गई तो कन्नी राम और मन्नी राम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, मृतक के 3 बेटे, तीनों बड़े बड़े। पत्नी का देहांत हुआ 19 में। जब उसका देहांत हुआ पत्नी का, तो मृतक सूरजमल ने अपनी विधवा मामी से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। पूरे समाज ने इसका विरोध किया, समाज ने इसको बहिष्कृत कर दिया, लेकिन सूरजमल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सामान्य व्यवहार करता रहा, कोई प्रतिवाद उसने नहीं किया, किसी से नहीं कहा कि साहब आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बातचीत, तौर तरीके और व्यवहार से यही लगता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
पर वही वो जो 4 लोग होते हैं समाज के, जो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, वो उनको लगा कि ये तो मेरी तौहीन हो गई, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। तो गांव में पंचायत बुलाई गई और मामी से शादी करने की सजा जुर्माने के तौर पर 11 लाख रुपए नियत की गई। देखिए, जुर्माने जब पंचायत लगाती है तो प्रतीकात्मक लगाती है, 500, 1000, 100, 200, ताकि ये हो जाए कि पंचायत ने इनको सजा दी है। लेकिन 11 लाख का जुर्माना प्रतीकात्मक नहीं हो सकता। वो इसलिए है कि ये दे नहीं पाएगा, इसको परेशान करेंगे या बाहर निकालने का रास्ता ढूंढेंगे। जब जुर्माना भी अदा नहीं हुआ तो फिर गांव छोड़ने का दबाव बनाने लगे कि या तो जुर्माना जमा करिए या फिर गांव छोड़ दीजिए। सूरजमल ने भी गांव में ऐलान कर दिया कि न तो वो पत्नी लच्छी देवी को छोड़ेगा और न ही गांव को छोड़ेगा। तब पूरा गांव थाने पर गया। थाने पर बताया गया कि साहब ये पंचायत है, ये पंचायत का डिसीजन है, इसमें 11 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, न जुर्माना दे रहा है न गांव छोड़ रहा है, आप दोनों में से एक काम करवा दीजिए। थाने वालों ने सूरजमल और उनकी पत्नी लच्छी देवी को बुलवाया, समझाने की कोशिश की। आरोप ये भी लगाया गया कि दबाव बनाने लगे पुलिस वाले, और जब पुलिस ने ज्यादा दबाव बनाया तो 2021 में सूरजमल हाई कोर्ट चला गया, जोधपुर हाई कोर्ट, और वहाँ ये गुहार लगाई कि पुलिस और गांव वालों ने मुझे परेशान कर रखा है, मेरी रक्षा करिए, मुझे सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। फिर वही हुआ आदेश, गृह सचिव को आदेश हुआ, जिले के एसपी को हुआ, 2 थानाध्यक्षों को हुआ, और भी 15-16 लोग उसमें पार्टी बनाए गए थे, उन सबको ये आदेश हुआ कि इसको परेशान न किया जाए और इसकी सुरक्षा की जाए। लेकिन इस बीच में सूरजमल को ये शक हो गया कि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। जब भी थाने पर वो लोग गए, जब भी लोगों से बातचीत की बात हुई, जब भी पंचायत में उसके जुर्माने का ऐलान हुआ, दोनों बेटे थे लेकिन उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। पति पत्नी ने यह मान लिया कि इन दोनों की साजिश से पूरा गांव मेरे खिलाफ हो गया है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर ये लोग साजिश कर रहे हैं तो एक दिन पत्नी को लेकर गया तहसील में और अपनी सारी प्रॉपर्टी पत्नी लच्छी देवी के नाम कर दी। दोनों बेटों को ये बहुत ही नागवार गुजरा और उन लोगों ने हत्या कर दी। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस बात से स्वतंत्र और आजाद है कि वो किससे शादी करे, पर उसे अपने कुछ सामाजिक नियमों का भी, नियम और कानून जो समाज के हैं, अलिखित हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। समाज के नियम कानून और अपनी जिद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आशा है मेरी इस विचार से आप सहमत होंगे। हाँ, एक बात और, मैंने वो मेरठ के ट्रिपल मर्डर की बात बताई थी कि 31 तारीख को उसमें जजमेंट की डेट है, लेकिन वो 31 को टाल दी गई, 1 अगस्त को उसमें जजमेंट आया। उसमें सभी जितने उसमें आरोपी थे उन सभी को दोषी पाया गया है और 5 अगस्त को उनकी सजा का निर्धारण किया जाएगा। तो मैंने कहा था कि कोर्ट के जजमेंट से ये पता लगेगा कि जिस पैसे की बदौलत, जिस राजनीतिक रसूख की बदौलत दिन दहाड़े तीनों लाशों को सड़क रोक कर अपनी गाड़ी की डिग्गी में ठूसा गया था, देखना यही था कि न्याय व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव है कि नहीं है। तो बड़ा स्पष्ट है, दोषी मान लिया है। कितना दोष निर्धारण कोर्ट करेगी, इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ तो है कि न्याय है और लोगों का कानून और व्यवस्था पर, यानी जो जुडिशियल व्यवस्था है उस पर यकीन बढ़ा है। और 5 अगस्त को इसमें सज़ा सुनाई जाएगी, किसको कितनी सज़ा मिलेगी।
अब किस्सा गोई परिवार की किताब अपनी जो वर्चस्व है उसके बारे में भी कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी। बिहार के एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल पर जो एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं बिहार के, जो उस यूट्यूब को चलाते हैं, उन्होंने किताब पर कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं और एक दिन श्री पप्पू यादव को भी अपने चैनल पे बुला के और ये आपत्तियां उनको बताईं, तो उन्होंने भी किताब की कुछ बातों को गलत बताया कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये गलत बात किताब में उल्लिखित की गई है। और खासकर उस बात को जो उनकी सम्मानित बहन के बारे में लल्लन टॉप पर मेरे इंटरव्यू में, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, सौरभ द्विवेदी जी ने हमारा इंटरव्यू लिया था, तो जो चीज़ मैंने कही थी उस पर उनको गंभीर आपत्ति थी कि वो कभी उस मेडिकल कॉलेज में या उस हॉस्पिटल में नहीं पढ़ी हैं। देखिए, मैं भी महिलाओं का जो सम्मान करता हूँ, मेरे 1000 से ज़्यादा एपिसोड हो गए हैं, कभी मैंने किसी महिला पर कोई गलत टिप्पणी या कोई टिप्पणी ही नहीं की है। इवन अपराधी महिलाओं को भी मैंने यही कहा है कि साहब इनका अपराध ज़रूर है ये, लेकिन मैं इन पर टिप्पणी नहीं करूँगा। और लल्लन टॉप के इस इंटरव्यू में भी मैं उसके आगे की बात बताना चाह रहा था, लेकिन फिर दूसरे सवालों के जवाब में उलझ गया। बहरहाल, जो बात लल्लन टॉप में सम्मानित बहन जी के बारे में, पप्पू यादव की जो बात कही गई थी या मेरे द्वारा कही गई थी कि ऐसे अस्पताल में उनके साथ ये हुआ, तो किताब में उसका कोई जिक्र नहीं है। किताब लिखते समय मैंने सभी फैक्ट्स को कील कांटे से दुरुस्त किया था, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है उस बात का जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति थी, जिसको गलत बताया जा रहा था, फैक्ट से गलत बताया जा रहा था, तो वो मैंने किताब में उसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। ये सिर्फ लल्लन टॉप के इंटरव्यू में था। हमारी पूरी टीम उस समय आप जानते हैं कि श्री प्रकाश के चक्कर में वहाँ गई थी। कारण उसका ये था कि सोलोमन एंड सोलोमन के मालिक के रस्तोगी की हत्या करके उनके बेटे कुणाल की किडनैपिंग हो गई थी, और इसी किडनैपिंग में हम लोग परेशान थे कि वो किडनैपिंग को, मतलब उस किडनैपी को यानी अपहृत कुणाल को कहाँ रखा गया है। तभी ये पता लगा कि बिहार में श्री प्रकाश और उसके साथियों ने गंभीर हत्या की है ब्रिज बिहारी प्रसाद जी की। हम लोग पीछा करते हुए वहाँ तक आ गए कि ऐसा लगता है कि कुणाल को पटना में ही कहीं रखा गया है। हम लोग, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो बदहवास से पूरी टीम थी, कोई भी आदमी कम नहीं था। मेरे एसएसपी थे, एडिशनल एसपी थे, हम थे, बहुत से लोग थे। और उस समय बिहार में 2 बड़ी सनसनीखेज घटनाएं हो चुकी थी। एक ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या, दूसरे अजीत सरकार की हत्या। दोनों ही AK-47 से और तमाम आधुनिक असलहों से की गई थी। श्री प्रकाश को ढूंढते समय हम लोग सिर्फ केवल और केवल श्री प्रकाश किससे बात कर रहा है, कहाँ गया था, कहाँ से हमको उसके बारे में सूचना मिल सकती है, हो सकता है कुणाल को यहीं रखा गया हो। उसी में ये तमाम बातें सुनने को मिली थी कि साहब वो यहाँ एडमिट हुआ था, यहाँ से यहाँ गया था, ऐसे बाहर निकल के उसने मारा, ऐसे बत्ती लगी हुई गाड़ियों में वो लोग भागे। बहुत से लोग हैं वहाँ की जिला पुलिस से भी हम लोगों ने बात की, लेकिन उद्देश्य सिर्फ इतना था कि श्री प्रकाश का ये पता लग सके किससे बात करता है, या कॉन्टैक्ट नंबर मिल सके, कहीं रहने की सूचना मिल सके, ताकि हमें अपने कुणाल की किडनैपिंग से बहुत शोर हुआ था पूरे प्रदेश में, और हम लोगों को आप जानते हैं सिर्फ एक उद्देश्य से STF बनाई गई थी, श्री प्रकाश उसके गैंग को ट्रैक करना, न्यूट्रलाइज करना। तो हम लोग इसी काम में लगे हुए थे। उसी दौरान पूछताछ में तमाम लोगों से ये बातें आई थी जो मैंने लल्लन टॉप के उस इंटरव्यू में बताई है। ये बताई गई बातें थी। तो हो सकता है ये बात झूठी हो, जैसा वो कह रहे हैं, तो हो सकता है ये बिल्कुल झूठ हो, लेकिन सुनी बातें थी। और हम लोगों का पर्पज़, हम लोग न वहाँ की किसी राजनीतिक व्यक्ति को जानते थे, किसी को नहीं जानते थे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सोर्सेज से, उससे लोकल सोर्सेज वहाँ जो हम लोगों ने डेवलप किया, लोकल पुलिस की मदद से जो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, हमें श्री प्रकाश तक पहुँचना था। एक और एक सिर्फ एक उद्देश्य था, उसमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना,
किसी के प्रति कोई बात, किसी को जानते ही नहीं थे हम क्या दुर्भावना रखेंगे, और हम लोग एज ए टीम, पूरी टीम की तरह वहाँ काम कर सकते थे, तो वो कर रहे थे। तो वो बात हो सकता है झूठी हो, जिसके बारे में श्री पप्पू यादव ने उस चैनल पर आकर ये कहा था। मैंने ललन टॉप से भी ये अनुरोध किया है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मेरा वो अंश ललन टॉप के इस इंटरव्यू से निकाल दिया जाए। अपनी सहमति के साथ मैंने अनुरोध किया है, और फिर भी अगर श्री पप्पू यादव को उस बात से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं इसका खेद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ललन टॉप से उस अंश को, उस इंटरव्यू से उस अंश को निकाल दिया जाएगा। आशा है आप मेरी सारी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।